हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट टिप्स। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जो कि एक मार्केट लीडर कहा जाता है। मार्केट लीडर तो कहा ही जाता है, लेकिन अभी थोड़ा सा उसमें पैनिक क्रिएट हुआ है। मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई बनाता जा रहा है, बस वो शेयर थोड़ा सा पैनिक पैनिक क्रिएट करके लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, सीखेंगे क्या है, नहीं है, क्या अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इन सब को लेके हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में एक एनालिसिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक हम सबको पता है कि एक मार्केट लीडर है और मार्केट लीडर की तरह चलता भी है। जिस दिन HDFC बैंक का शेयर प्राइस ऊपर जाता है, पूरे बैंक निफ्टी में हलचल मची रहती है। तो जब पूरा मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, उसके बाद ये मार्केट लीडर डाउन ट्रेंड पकड़ के क्यों बैठा हुआ है, क्यों ये शेयर लगातार फॉल होता हुआ नज़र आ रहा है और गिर भी रहा है, एक पैनिक क्रिएट हो गया है। तो इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल से शुरू करेंगे और जानेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या देखने को मिलेगा आगे हमें HDFC बैंक के शेयर में। कहानी शुरू करते हैं हम स्टार्टिंग से। तो 1 जुलाई 2023 को पहला न्यूज़ आता है कि HDFC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और HDFC बैंक का मर्जर किया जा रहा है और दोनों को मर्ज करके HDFC बैंक प्राइवेट लिमिटेड बनाया जाएगा। इस न्यूज़ के आते ही शेयर में बहुत ही ज़्यादा उछाल देखने को मिलता है, HDFC में भी और HDFC बैंक लिमिटेड में भी। और उसके बाद लोगों में ये लगता है कि दोनों के मर्जर के बाद कंपनी बहुत बढ़िया करने वाली है। और साथ ही साथ HDFC बैंक के CEO एंड MD जगदीशन, उनका ये कहना था कि ये मर्जर एक हमारे लिए अच्छा खासा एक डिफाइनिंग इवेंट साबित होगा और हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये मर्जर होने के बाद हम अच्छा क्रॉस सेलिंग कर पाएंगे। क्योंकि उनका मानना ये था कि जो HDFC जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उनका जो कस्टमर है वो HDFC बैंक में नहीं है और जो HDFC बैंक के कस्टमर हैं वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में कस्टमर नहीं है। तो उनका ये मानना था कि दोनों के मर्जर होने के बाद एक अच्छा क्रॉस सेलिंग का अपॉर्चुनिटी होगा और हम कंटिन्यू अच्छा ग्रोथ कर पाएंगे। करते हैं HDFC बैंक Q3 रिजल्ट की। तो HDFC बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो थर्ड क्वार्टर का 33% से ग्रो हुआ है। 16,372 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है थर्ड क्वार्टर में, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर। और उसके बाद अगर हम बात करें उसका नेट प्रॉफिट भी जो कि राइज हुआ है 33% से। उसके बाद द बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो भी 28,470 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में बढ़ा। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 24% का ग्रोथ देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में। आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस की, Q3 रिजल्ट का कंपैरिजन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करें तो कंपनी 60% का एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। वहीं अगर इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें तो 4% का जंप देखने को मिल रहा है हमें। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर थर्ड में यानी कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक कंपनी ने Q3 में 16,372 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। अगर 16,372 करोड़ का प्रॉफिट एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, जो कि कंपनी ने ग्रोथ किया है 2% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2% है इस क्वार्टर में, जो कि थोड़ा सा स्लो देखने को मिला है, लेकिन बढ़िया है। अगेन इसको यही रीज़न बताया जा रहा है कि मर्जर हुआ है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट स्लो हुआ है। लेकिन अगर अगर हम पूरी समरी निकालने की कोशिश करें तो समरी यही निकल के आता है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा कर रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी अच्छा देखने को मिल रहा है हमें। इतना सब होने के बाद भी फिर कंपनी लगातार डाउनफॉल क्यों हो रहा है इस कंपनी में। नेगेटिव देखने की कोशिश करें तो इस बैंक का जो कासा है, यानी कि कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, तो इसका डिपॉजिट जो कि 37.7% हो गया है, जो कि बिफोर मर्जर ये हमारा 42% का था। तो कासा कम होने का मतलब है कि बैंक में जो एक लिक्विडिटी यानी कि फ्लो ऑफ मनी रहता है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। यानी कि मनी इन दी बैंक बैंक का कम हो गया है, बैंक के पास पैसा बहुत कम है, इस वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है इनके शेयर पर।
आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है। तो अगर प्रॉफिट की बात करें तो बैंक कस्टमर से डिपॉजिट लेता है और उस मनी को लेंड करता है, यानी कि लोन देता है। तो जो बीच का मार्जिन होता है उससे बैंक प्रॉफिट कमाता है। सपोज बैंक सेविंग अकाउंट पे 3 से 4% का इंटरेस्ट पे करता है, वहीं अगर लोन देता है तो 8 से 10% का इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। तो बीच का जो मार्जिन हो जाता है वो बैंक का प्रॉफिट कहलाता है। तो सब बैंक ने 3 से 4% सेविंग्स डिपॉजिट पे दिया और 8 से 10% उसने लोन पे कलेक्ट किया, तो 5 से 6% का जो मार्जिन आया वो बैंक का प्रॉफिट हो गया। तो एच डी एफ सी बैंक में यही देखने को मिला है कि एच डी एफ सी बैंक में अगर 100 रुपये का डिपॉजिट आया है तो एच डी एफ सी बैंक ने 110 रुपये का लोन प्रोवाइड कर दिया है। तो सवाल ये उठता है कि जब लोन ज़्यादा प्रोवाइड हो गया है तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। अगर अगर हम एवरेज देखना चाहें तो एक जो गुड क्वालिटी का लोन देखने को मिलता है वो बेसिकली हमें 60 to 70% हमें लोन प्रोवाइड करना चाहिए जितना भी हमारा डिपॉजिट होता है। तो इसमें एच डी एफ सी ने ज़रूरत से ज़्यादा लोन प्रोवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो गई है बैंक में। बल्क डिपॉजिट की या बल्क फंडिंग की बात आ जाएगी तो वहाँ पे एच डी एफ सी बैंक फेल होता हुआ दिख रहा है। इस वजह से थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ है मार्केट में। इससे ओवरकम करने के लिए जो हायर अथॉरिटीज़ है वो इस लेवल पे काम कर रही है। उनका कहना है कि अब बैंक जो है वो एच डी एफ सी बैंक लोन की ग्रोथ पे थोड़ा सा स्लो होगा, कम काम करेगा, वहीं पे डिपॉजिट पे थोड़ा हाई वर्किंग करेगा। यानी कि बैंक अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड बैंक में लाने की कोशिश करेगा और लैंडिंग्स पे थोड़ा कम काम करने वाला है बैंक, जिसकी वजह से बैंक में फिर से लिक्विडिटी रहे और एक अच्छा खासा एमएबी यानी कि मनी इन दी बैंक मेंटेन करके रहे। जहाँ तक मेरे कुछ जान पहचान थोड़ी बहुत है, वहाँ मैंने एचडीएफसी में बात करने की कोशिश की। तो उनका कहना यही है कि बैंक जो है अब कासा और एफडी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाला है और प्रेशर एक बनाया जा रहा है एम्प्लॉयज़ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग बैंक में लेके आया जाए, जिसकी वजह से एक लिक्विडिटी बनी रहे। तो अगर बैंक ऐसा सोच रही है तो एक सही डायरेक्शन है और एक अच्छा ओवरकम करने की कोशिश भी करेगी। और बेसिकली एक हिट ये देखने को मिलता है कि जो मर्जर हुआ था, मर्जर होने के बाद 1 अप्रैल से जो पावर मिलेगा एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर हुआ था, तो जो बीएम को, ब्रांच मैनेजर को जो पावर दिया जाएगा वो 1 अप्रैल से मिलेगा। तो उसके बाद भी हमें ये देखेंगे कि कैसे बैंक ओवरकम करती है। की बात करें तो इतना बड़ा डिमर्जर होने के बाद अगर बात करें तो एकदम से शेयर प्राइस जंप नहीं ले सकता, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है सेटल होने में, चीज़ों को ठीक करने में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बैंक ज़्यादा टाइम लेगा इस चीज़ को, क्योंकि लगातार काम चल रहा है और मेहनत कर रहा है बैंक इस चीज़ को लेके कि कैसे रिकवर किया जाए, कैसे यहाँ से कम आउट किया जाए। तो अगर बैंक ऐसा सोच रहा है तो बहुत जल्दी ओवरकम करेगा बैंक इस चीज़ को लेके। तो अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को लेके तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है मार्केट में। और सीधी सी बात है कि जब हर्ड हर्ड मेंटेलिटी के साथ हम जाते हैं कि अरे बैंक गिर गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो वो मार्केट में पैनिक क्रिएट करता है। वहीं अगर जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम करता है। बढ़िया बैंक है, चलेगा ज़रूर। थोड़ा सा पैनिक क्रिएट हुआ है, मर्जर हुआ है, थोड़ा सा सही होने में टाइम लगेगा, बैंक ओवरकम ज़रूर करेगा यहाँ से। और इन्वेस्टमेंट का अभी बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा रहा है। बाकी ये मेरा पर्सनल व्यू, मेरा पर्सनल रिसर्च, मेरा अपना एनालिसिस था कि क्या शेयर प्राइस है, कैसे काम कर रहा है, कंपनी किस डायरेक्शन में सोच रहा है। आप खुद से एनालाइज करें, रिसर्च करें, सोचें, कंपनी को अच्छे से जानें, तब पैसा इन्वेस्ट करें। आपका पैसा है, सोच समझ के इन्वेस्ट करें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। मिलते हैं ऐसी किसी अच्छे से शेयर को लेके, दोबारा से चर्चा करेंगे, सीखेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।